व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं व्हाई तेलुगु सिनेमा इज डिफीटिंग तमिल सिनेमा, द किंग ऑफ इंडियन सिनेमा। तो देखते हैं, पूरी वीडियो इंटरेस्टिंग होगी। द श्याम शर्मा शो चैनल से वीडियो है, उसमें वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और आप कहां से देख रहे हो ये भी कमेंट करके जरूर बताना। 1 2 3 गो। देखिए, आज से 10 साल पहले भी अगर आप साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों की बातें करते तो जनरली आपके दिमाग में तमिल फिल्म इंडस्ट्री आती। लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप आगे नहीं बढ़ते तो आपकी जगह लेने के लिए कोई और आ जाता है। आज जब बॉलीवुड की हालत भी थोड़ी खस्ता चल रही है, तो आज तेलुगु और कन्नड़ा मूवीज बॉलीवुड के ऑडियंसेस को ऐसे लपेट रहे हैं जैसे शादियों में मैं शाही पनीर लपेटता हूँ, खासकर ऐसी शादियों में जिसमें मुझे इनवाइट ना किया गया। और आज ये इंडस्ट्री एक तरह से भारत की नेशनल फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। ट्रिपल आर का ये सीन बहुत गजब था, बहुत बढ़िया था। देखो वो है की भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। ये फिर आ गया। और आज बैटल लाइंस खिंच चुकी है जहां तक सदर्न फिल्म इंडस्ट्री की बात आती है। एक तरफ क्राउड प्लीजिंग प्रो इंडिया तेलुगु मूवीज है, दूसरी तरफ जनरली एंटी हिंदू जबरदस्ती सोशल मैसेज चेपने वाली तमिल मूवीज। तो आज हम बात करेंगे इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, पैन इंडिया मूवी इंडस्ट्री बनने की जो ये बैटल है, ये इन दोनों इंडस्ट्री में से कौन जीतने वाला है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा, और आप सबको देखिए, ये तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री में जो अभी बैटल चल रहा है, उसको समझने के पहले हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हालात क्या चल रहे थे। क्योंकि तमिल मूवी इंडस्ट्री की जो आज हालत है, ये ऐसी हमेशा नहीं थी। एक समय पर जब तमिल सिनेमा पूरे देश में इसकी काफी ख्याति थी। ये इंडस्ट्री एक्चुअली 104 साल पुरानी है। ब्रिटिशर्स के समय पे भी ये काफी एक पावरफुल इंडस्ट्री बनने लग गई थी। 30s, 40s और 50s के दशकों में काफी अच्छी प्रो इंडिया प्रो धार्मिक मूवीज बनती थी यहाँ पर। जैसे 1935 की अल्ली अर्जुना, 1935 की मार्कंडेय जो ऋषि मार्कंडेय की कहानी बताती है। गरुड़ गर्व भंगम, ये मूवी भगवान कृष्ण और गरुड़ पर बेस्ड है। श्रीवल्ली 1945 की, ये मूवी लॉर्ड मुरुगन और वल्ली एक ट्राइबल लड़की पे बेस्ड है। 1958 की संपूर्ण रामायणम। और इतना ही नहीं, फ्रीडम और नेशनल मूवमेंट में भी तमिल इंडस्ट्री ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। चाहे वो तमिल डायरेक्टर के सुब्रमण्यम की नवीन सरंगथार हो, जो ब्रिटिश कॉलोनियल ऑपरेशन को डायरेक्टली टारगेट करती थी, या फिर अर्देशिर की कालिदास हो, जिसमें इंडियन कम्युनिटी को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूनाइटेड रहने की बात की गई थी, या फिर अंबु जंबल हो, जिसमें यह दिखाया गया था कि कैसे वेस्टर्न प्रोडक्ट्स के यूज करने से इंडिया इकोनॉमिकली कमजोर हो रहा है। इनफैक्ट इन मूवीज का इतना इंपैक्ट था भारत में कि अंग्रेजों ने कई फिल्मों को बैन करना शुरू कर दिया था। उस समय की तमिल इंडस्ट्री नेशनलिज्म और हिंदुइज्म से डायरेक्ट इंटीग्रेट करके मूवीज बनाया करती थी। इनफैक्ट इन मूवीज का इतना इंपैक्ट था भारत में कि 1927 में इंडियन सिनेमेटोग्राफ कमिटी ने तमिल इंडस्ट्री को कॉमन पब्लिक के लिए सबसे पॉपुलर एंटरटेनमेंट मीडियम तक बता दिया था। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद काफी बड़े चेंजेस होने लग गए तमिल इंडस्ट्री में। 60s 70s में तमिल सिनेमा सोशलिज्म की तरफ काफी शिफ्ट करने लगा। 1960s और 70s के समय पर तमिलनाडु में द्रविडियन मूवमेंट का राइज भी बहुत तेजी से शुरू हुआ। बेसिकली ये आइडियोलॉजी मानती है कि भाई भारत में ब्राह्मण हेजेमनी है और हिंदुइज्म जो है एक ब्राह्मणिकल रिलीजन है, और उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और इस वजह से तमिलनाडु में बहुत एंटी ब्राह्मण डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ। Many places we have seen great number of Tamil Brahmins, especially in Tamil Nadu, almost like Jews. The Tamil Brahmins of Tamil Nadu, they are literally Jews. In the sense, 1971, 75, 77, a Tamil Brahmin says, I'm a Tamil Brahmin in Tanjavur. Take it from me, the DMK will do something to you. They come and deface your house. They'll put some chapel, they will bring Lord Rama outside your... put a chapel garland to Lord Rama in Salem. They've done it in Tanjavur. They will do most idiotic of things to chase them away. That is why some of the greatest talent of Tamil Nadu is outside Tamil Nadu. द्रविडियनिज्म का फोकस एथियज्म और रैशनलिज्म को प्रमोट करने पे था। ये हिंदू रिचुअल्स, हिंदू धर्म और हिंदू ट्रेडिशंस को एक तरह का अंधविश्वास और सुपरस्टिशन मानते थे। इसके नजरिए में हिंदुइज्म एक रिजिड, ऑप्रेसिव और सोशल जस्टिस के खिलाफ सिस्टम है।
और इसी वजह से द्रविडियन आइडियोलॉग्स हो या पॉलिटिशियंस हो, इन्होंने हिंदुइज्म पर बहुत अटैक्स किए हैं। यहां तक कि कुछ पॉलिटिशियंस ने तो हिंदुइज्म को डेंगू और मलेरिया की तरह खत्म करने तक की बात की है। इस समय तक द्रविडियन पार्टीज जैसे डीएमके ने तमिल सिनेमा को अपनी द्रविडियन आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट डीएमके के बहुत सारे लीडर्स तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, जैसे सीएन अन्नादुरई, करुणानिधि, ये फिल्म राइटर्स थे। एसएस राजेंद्रन, के.आर. रामास्वामी और शिवाजी गणेशन तमिल एक्टर्स थे, और इन्होंने अपनी द्रविडियन और एंटी हिंदू आइडियोलॉजी बहुत सारी फिल्मों में डाली, जैसे कि परशक्ति, काविया थलैवी, थन्नीर थन्नीर या फिर समसारम आधु मिनसारम। तो इस टाइम पर तमिल सिनेमा और तमिल पॉलिटिक्स एक दूसरे को बहुत डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने लग गए, जिस वजह से बहुत सारे तमिल एक्टर्स तमिल पॉलिटिक्स में आ गए, जैसे कि एमजी रामचंद्रन हो या फिर जयललिता हो। इनफैक्ट तमिल सिनेमा का तमिल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि 1967 के बाद अंटिल रिसेंटली हर एक चीफ मिनिस्टर का सिनेमा के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है। अकॉर्डिंग टू जर्नलिस्ट कार्तिकेयन दामोदरन, द डिसअपीयरेंस ऑफ तमिल सिनेमा फ्रॉम पॉलिटिक्स वुड बी द डिसअपीयरेंस ऑफ तमिल पॉलिटिक्स इटसेल्फ। इतनी जुड़ी हुई है दोनों इंडस्ट्रीज। बट देखिए, फ्रैंकली अगर मैं बोलूं तो मूवीज में पॉलिटिकल मैसेज होना कोई गलत बात नहीं है। ऑगस्ट विल्सन ने कहा था, ऑल आर्ट इज पॉलिटिकल इन द सेंस कि वो किसी न किसी की पॉलिटिक्स को तो सर्व करता ही है ना, आर्टिस्ट की सोच को रिफ्लेक्ट करता ही है आर्ट। पर फिर भी आप सिर्फ एक आर्ट का मीडियम नहीं है, आप एक बिजनेस भी हैं। अगर आपकी पॉलिटिक्स सिर्फ एक छोटी सी कोर ऑडियंस को खुश करने में लगी रहेगी और बड़ी नेशनल ऑडियंस को दूर करने में लगी रहेगी, तो आपका बिजनेस ग्रो कितना करेगा यार। इमेजिन करो कि आप किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए जा रहे हो और लड़की से जब बात करना शुरू करते हो तो उसको पौने घंटे तक ब्रिज आर्किटेक्चर के बारे में ज्ञान पेलते रहते हो कि देखिए ब्रिज डेक, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बीच का डेलिकेट बैलेंस कितना जरूरी होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा किया तो सीधी सी बात है कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन पे कोई पैसे खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसी बकवास सुन के कोई लड़की आपको घाव उठा लेने वाली। और उसके बाद 1980s तक आते आते तमिल मूवीज कंप्लीटली द्रविडियनाइज हो चुकी थी। पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके बाद अपने खुद के टीवी चैनल्स भी खोल दिए थे और यहाँ पर भी द्रविडियन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। इसके कई रिसेंट एग्जाम्पल्स भी है तमिल मूवीज के, जैसे मुक्कुठी अम्मान, जिसमें हिंदू ट्रेडिशंस को अंडरमाइन किया जाता है, मिशनरी एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता है, अन्नपूरानी, जिसमें allegedly लव जिहाद को एनकरेज किया जाता है। बैन लग गया था नेटफ्लिक्स पे इस पे। भगवान राम मांसाहारी थे। 14 साल के वनवास में उन्होंने मांस खाया। जो गंदगी कभी बॉलीवुड ने नहीं फैलाई, अब वो साउथ सिनेमा फैलाने पर जुटा है। आइंदा विथान, जिसका डायलॉग सुन लीजिए, जिसमें कि मुरुगन और जीसस को कंपेयर किया जाता है। पारियरम पेरुमल, जिसमें हिंदू कम्युनिटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक्स्ट्रा हाईलाइट किया जाता है, जबकि भैया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तमिलनाडु में मुस्लिम्स में भी है, क्रिश्चियंस में भी है। आप देख लीजिए कि सदर्न स्टेट्स में दलित क्रिश्चियंस के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। करुणानिधि, जो 5 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तमिलनाडु के, जिन्होंने 75 मूवीज लिखी थी तमिल सिनेमा में, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपनी मूवीज में रैशनलिज्म और इक्वालिटी प्रमोट करने की कोशिश की है। वो एंटरटेनमेंट वैल्यू में नहीं, लेकिन इनइक्वालिटी, इनटॉलरेंस और मिसोजिनी को हटाने में फोकस करना चाहते थे। सोशलिज्म और रैशनलिज्म दिखाना चाहते थे, जिसको आम भाषा में ट्रांसलेट अगर किया जाए तो अक्सर एंटी हिंदू एलिमेंट्स ऐसी फिल्मों में होते थे। और मुस्लिम और क्रिश्चियन सोसाइटी, जिसमें खुद बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, औरतों के खिलाफ, दूसरे कास्ट के लोगों के खिलाफ बहुत बुरे बुरे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, लेकिन उनको जनरली इस तरह से टारगेट नहीं किया जाता था। वेट्टीमारन, जो एक तमिल डायरेक्टर है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो चोला किंगडम थे, जो चोला राजास थे, वो हिंदू थे ही नहीं। कमल हासन को देख लीजिए, ये भी कूद पड़े, ये भी कह रहे थे कि चोलास के टाइम पे तो हिंदू ही नहीं थे। अबे तो कौन है ये चोलास, एलियन है क्या? कमल हासन ने तो एजुकेशन और मेडिकेशन भारत में दोनों का क्रेडिट क्रिश्चियन मिशनरीज को दे दिया था। Nobody can lay a finger of criticism on the fact that medicine and education in India has been thanks due to the Christian missionaries here. कमल हासन यहाँ तक कह चुके थे कि आजाद भारत का पहला आतंकवादी एक हिंदू था, जिसका नाम था गोडसे। So what is exactly that Kamal Hassan is trying to send out that message when it terms the Hindu terror coinage? हाल में ही विजय जोसेफ, जो कि एक तमिल इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च की है हाल में ही, जिसपे उन्होंने बीजेपी को अपना आइडियोलॉजिकल एनिमी भी डिक्लेयर कर दिया। हालांकि आयरनी देखिए आप तमिल सिनेमा की, तमिल एक्टर्स की, तमिल पॉलिटिशियंस की, कि उनको हिंदुइज्म से बड़ी नफरत है, हिंदू कस्टम से बड़ी नफरत है, हिंदू ट्रेडिशन से बहुत नफरत है। लेकिन आयरॉनिक चीज क्या है कि ये जो द्रविडियन लोग हैं, ये अपने फेवरेट एक्टर्स को भी भगवान की तरह ही ट्रीट करते हैं। भगवान शिव की तरह भी इनका दूध का अभिषेक किया जाता है। बड़े बड़े कटआउट लगा के इन पे
फूल चढ़ाए हाँ, जाते हैं। माला और 1990 में तो कितना एक्ट्रेस खुशबू का मंदिर ही बनवा दिया था इन्होंने। अपने फेवरेट एक्टर का टैटू लगवाते हैं। फैंस इसके अलावा मूवी रिलीज होने पे अपने फेवरेट एक्टर्स की आरती उतारते हैं, नारियल फोड़ते हैं ताकि मूवी हिट हो जाए। तो बेसिकली तुम भगवान और हिंदुइज्म के बड़े खिलाफ हो, हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू रिचुअल्स के बड़े खिलाफ हो, क्योंकि ये बड़ा बैकवर्ड है यार। लेकिन वहीं आप लोग तमिल सेलिब्रिटीज को उसी तरह से ट्रीट करते हो जैसे भगवान को ट्रीट करते हो, उन पे सारे रिचुअल्स करते हो। समझ रहे हो ये हिपोक्रेसी आप? ये तो वैसे ही हो गया ना कि यूके के जो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स हैं वो पुलिस को लड़कियों की सेफ्टी पे लेक्चर दे रहे हैं। तो एक तरफ तो ये इस समय पर तमिल इंडस्ट्री का हाल है। वहीं आप देखिए तेलुगु इंडस्ट्री। तेलुगु इंडस्ट्री ने एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही सरप्राइजिंग रूट लिया है। तेलुगु इंडस्ट्री इस समय पर अपने आप को एक रीजनल इंडस्ट्री की तरह नहीं देखती है, बल्कि एक पैन इंडिया और इनफैक्ट एक ग्लोबल इंडस्ट्री के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहती है। तेलुगु फिल्म मेकर्स इस समय पर अग्रेसिवली अपने कंटेंट को ऑल इंडिया ऑडियंसेस तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्टीमेटली तेलुगु इंडस्ट्री को इस पे सक्सेस भी बहुत मिला है। अब याद कीजिए, ये बेसिकली जो बांध है ये तब टूटा जब 2015 में एसएस राजामौली ने बाहुबली क्रिएट की, जो तेलुगु इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी लॉटरी थी। Hi, Prabhas. This is Mary. You're my favorite Indian actor. Jay Bahubali. My name is Dan. I saw Prabhas in your movie trailer. It looks very good and I'm excited to go and see it. गेम चेंजर थी। इस फिल्म ने सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी धमाका मचा दिया था और इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपए कमाए थे। ये फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क बन गई कि भाई हमारी जो मूवीज हैं अब ये आंध्र प्रदेश में ही नहीं रुकने वाली। हम अपनी मूवीज को अगर ठीक से क्रिएट करें तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में मार्केट कर सकते हैं। उन्होंने बाहुबली के थ्रू रियलाइज किया कि हमारे कंटेंट में यूनिवर्सल और पैन इंडिया अपील होनी चाहिए, जो कि किसी भी और रीजनल इंडस्ट्री में उस तरह से नहीं है। सो यू हैव टू स्टॉप सीइंग योरसेल्फ एज अ रीजनल मूवी इंडस्ट्री एंड मोर एज अ नेशनल मूवी इंडस्ट्री। दिस इज व्हाट तेलुगु इंडस्ट्री स्टार्टेड डूइंग। इवन बॉलीवुड उस समय पर अपनी पैन इंडिया अपील को खुद ही रोक रहा था, जबरदस्ती रिच क्लास और एनआरआईज को ज्यादा केटर कर रहा था। लोगों को हंसाना एक आर्ट है डैड। सेंट टेरेसा, क्या बात है। इसके बाद बाहुबली 2 निकल कर आई, जिसने ऑलमोस्ट 2000 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए और इंडियन सिनेमा की पहली 1000 करोड़ वाली फिल्म बनी। उसके बाद से तो भैया देखिए सुपरहिट पे सुपरहिट मूवीज की लाइन लगी हुई है, चाहे प्रभास की साहो हो, कन्नड़ा इंडस्ट्री ने भी फिर फॉलो किया। केजीएफ चैप्टर 1 आई, केजीएफ चैप्टर 2 ने तो 1200 करोड़ कमा लिए। अल्लू अर्जुन की पुष्पा आई जिसने ऑलमोस्ट 400 करोड़ कमाए और वो सिर्फ तेलुगु सिनेमा ही नहीं बल्कि एक पैन इंडिया सेंसेशन बन गई यार ये मूवी। सब लोग पुष्पा का स्टाइल कॉपी करने लगे। हाँ ये हर जगह मार्केटिंग हुई थी भैया, हर जगह। कौन है वो? ये वार्नर का तो पुष्पा शिवाली हुकसेप को कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं। पंड्या है ना, पंड्या। ये भी कहीं ना कहीं मूवी के सक्सेस में बहुत रोल प्ले किया। फिर उसके बाद आता है तेलुगु इंडस्ट्री में राजामौली की अगली फिल्म RRR। इस मूवी ने तो यार इंडियन सिनेमा का पूरा गेम ही बदल दिया। 1200 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया इन्होंने और इंडिया को सालों के बाद ऑस्कर भी दिलवा दिया। You guys ready? नाटू RRR. शिफला। And this is not to say कि तमिल मूवीज सक्सेसफुल नहीं होती। इनफैक्ट देयर आर मेनी तमिल मूवीज इन रीसेंट इयर्स जो काफी सक्सेसफुल हुई हैं। लियो जिसने 600 करोड़ कमाए, जेलर जिसने 600 करोड़ कमाए, बीस जिसने 200 करोड़ कमाए, विक्रम जिसने 400 करोड़ कमाए। पर दिक्कत ये है ना देखिए कि ये मूवीज जो हैं ये तमिलनाडु में बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं और उन फॉरेन कंट्रीज में बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं जहां पर एक सिग्निफिकेंट तमिल पॉपुलेशन रहती है, लेकिन उसके बाहर ये मूवीज बहुत स्ट्रगल करती हैं। कॉमन इंडियन ऑडियंस को और पूरे इंडियन मास मार्केट को ये कैप्चर नहीं कर पाती। आप देख लीजिए जिस समय पर बाहुबली 2 निकल कर आई थी उसी समय पर रजनीकांत की तमिल साई-फाई मूवी 2.0 निकल कर आई थी। बाहुबली 2 ने तो पूरे इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 2.0 भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में पूरे देश में रिलीज हुई थी, लेकिन उसने काफी अंडर परफॉर्म किया। अजीत की वलीमई फिल्म भी पैन इंडिया तमिल फिल्म थी,
लेकिन उसने भी नेचुरली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ट्रेड एक्सपर्ट्स ने बताया कि सिर्फ इस मूवी का अराउंड 10% कलेक्शन तमिलनाडु के बाहर से आया है। सूर्या की एक फिल्म निकल के आई थी एथरकुम थुनिवंदन, उसको भी पैन इंडिया रिलीज किया गया था, लेकिन इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का भी सिर्फ 8% हिस्सा तमिलनाडु के बाहर से आया। और उसको कंपेयर कीजिए आप तेलुगु सिनेमा से, उनकी मूवीज भी बहुत सुपरहिट हो रही हैं और ये सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग एरिया से नहीं बल्कि पूरे के पूरे मेन स्ट्रीम इंडियन मार्केट से पैसे कमा रही हैं। 2022 में तेलुगु सिनेमा ने 8,000 करोड़ का बिजनेस किया था, जो तमिल सिनेमा से 1,000 करोड़ से भी ज्यादा था। 2024 की फर्स्ट हाफ में भी जो कई तमिल फिल्में रिलीज हुई थी जैसे कि अयालान, कैप्टन मिलर और लाल सलाम, इन्होंने भी एक्सपेक्टेशन के नीचे ट्रेड किया इंडिया में। तो इस समय पे तेलुगु सिनेमा जो है वो तमिल सिनेमा को पीछे क्यों छोड़ रहा है, उसके पीछे कुछ बड़े रीजंस हैं। क्योंकि देखिए तमिल मूवीज जो हैं ये जनरली एक तमिल मार्केट को केटर कर रही हैं। ये मूवीज जो है अपनी पॉलिटिक्स की वजह से बाकी इंडिया में अग्रेसिवली अपने आप को मार्केट नहीं कर पाती। इनकी पॉलिटिक्स बाकी भारत की वैल्यूज से मैच नहीं करती हैं। ये द्रविडियन टॉपिक्स पर बहुत हाइपर फोकस रहती हैं। तो आप बताइए कि बाकी देश द्रविडियन पॉलिटिक्स से कैसे कनेक्ट करेगा? ये तो वही हुआ ना कि जैसे पाकिस्तान बार बार इंडिया में आतंकी अटैक्स करवाता है और उसके बाद फिर बोलता है कि यार हमें तो दोस्त बनना चाहिए, समझ में नहीं आता कि हमारे में दोस्ती क्यों नहीं हो पा रही। अरे पागल है क्या तू? क्या देश है ये यार? तो द्रविडियन पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो सोशल मीडिया पे बस कैसे जनरेट करेंगे ऑडियंस में? जैसे पुष्पा के डांस ने और डायलॉग्स ने किया था, जैसे आरआरआर के श्री राम के रिवील वाले सीन ने किया था और एक्शन सीक्वेंसेस ने किया था, जैसे बाहुबली के एपिक फैंटेसी सेटिंग ने किया था। कैसे जनरेट होगी वायरलिटी आपकी? इनफैक्ट अगर आप देखें तो एक रीसेंट तमिल मूवी जो मेन स्ट्रीम इंडियन ऑडियंसेस में बहुत हिट हुई थी दैट वाज पोन्नियिन सेल्वन। और वो हिट इसलिए हुई थी क्योंकि वो एक ओरिजिनल तमिल स्टोरी पर बेस्ड थी, बिना किसी पॉलिटिकल टैंपरिंग के। डायरेक्टर ने कोई भी मॉडर्न तमिल पॉलिटिकल मैसेजिंग उसमें घुसाने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से इस मूवी में हमें बहुत सारे हिंदू सिंबल्स, हिंदू मोटिव्स देखने को मिले और प्रोटैगनिस्ट भी जो इस मूवी के थे वो प्राउड हिंदूज थे। हिंदुइज्म और हिंदू देवताओं के नाम पर चोलास ने जो कॉन्क्वेस्ट किया था उसको दिखाया गया था इस मूवी में। और एक्टर्स ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जो पूरे इंडिया की ऑडियंसेस को पसंद आए थे। राजराजा चोलन had built it. मैं चोल राज्य का सैनिक हूँ, चोल प्रजा का सेवक हूँ। We had the biggest maritime naval thing in the world, and it went all the way to Bali, all the way to Malaysia, and went till we sent emissaries to China. And you know what was the superpower doing then? America hadn't been discovered by Columbus till 500 years later. England is so illustrious, but Englands were invaded by the Vikings, and the Europe was in the dark ages during the 9th century. In India, we have so many temples, but the one with the highest Gopuram is there in Tanjavur, which is where the Chola dynasty had happened, and his role, Rajaraja Cholan, had built it. That particular temple has the highest Gopuram of the whole world. The top stone alone, it's a single stone that weighs 80 tons. 80 tons, not 1 ton or 2 tons. And how did they do it? चोलास खुद प्राउड हिंदूज थे और शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। इसी वजह से पोन्नियिन सेल्वन ने जनरल इंडियन ऑडियंसेस के साथ इतना कनेक्ट किया और तमिलनाडु के बाहर भी हिट हुई। एक और रीसेंट तमिल मूवी जो तमिलनाडु के बाहर भी धमाल मचा रही थी वो थी आमरन। इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 400 करोड़ कमाए क्योंकि ये एक प्रो इंडिया, प्रो आर्मी फिल्म थी जो एक ब्रॉडर इंडियन ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रही थी। इसकी पॉलिटिक्स तमिलनाडु या द्रविडियन इशू तक लिमिटेड नहीं थी बल्कि पूरे देश के सेंटिमेंट के साथ अलाइन करती थी। ये मूवी एक आर्मी ऑफिसर की कहानी दिखाती थी जो अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे देता है। एक ऐसी कहानी जो हर एक इंडियन को यूनाइट कर सकती है और इंस्पायर कर सकती है। इनफैक्ट तमिल सिनेमा के एक फेमस डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर तिरुपुर सुब्रमण्यम ने भी ये कहा था कि तमिल मूवीज में ब्रॉड बेस्ड कंटेंट मिसिंग है जो एक पैन इंडिया ऑडियंस को एंगेज कर सके। वही रिपीटेड स्टोरी लाइंस हैं, इनको अच्छा कंटेंट डेवलप करने पड़ेगा जो रीजनलिज्म से हट के पैन इंडिया और यूनिवर्सल अपील करे। ये प्रॉब्लम इस समय पर तेलुगु मूवीज के साथ नहीं है। आज तेलुगु मूवीज जो है वो पूरे इंडिया में पॉपुलर है, चाहे वो लोग तेलुगु बोलते हो या नहीं बोलते हो। क्यों? क्योंकि यार उनको इंडिया से नफरत नहीं है, ना ही उन्हें नॉन तेलुगु ऑडियंस से कोई प्रॉब्लम है। वो ऐसे थीम्स पर मूवीज बनाते हैं जो हर इंडियन को रेजोनेट करती हैं। सिर्फ तेलुगु स्पीकर्स तक लिमिटेड नहीं है। पटना या जैसलमेर में बैठा हुआ बंदा भी इन मूवीज को उतना ही एंजॉय कर सकता है जितना हैदराबाद में कोई करेगा। तेलुगु सिनेमा के डायरेक्टर्स हो या स्टार्स हो, वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, उसमें प्राइड फील करते हैं। आपने ये राजामौली की बाहुबली में देखा है, आरआरआर में देखा है। इसके बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास हो, उनकी मूवीज में भी एक कल्चरल प्राइड देखने को मिलता है। उसके बाद कन्नड़ सिनेमा के एक ऋषभ शेट्टी को देख ले जो कितना अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। कांतारा जो उन्होंने फिल्म बनाई थी वो कितनी कमाल की फिल्म थी जिसमें उन्होंने कर्नाटका के भूत कोला रिचुअल को भी दिखाया था। एनटी रामाराव जो एक लेजेंडरी एक्टर है तेलुगु सिनेमा के, वो भी अपने कल्चर से बहुत जुड़े हुए थे। एनटी रामाराव ने मूवीज में कृष्णा का कैरेक्टर 17 बार प्ले किया था। इसके अलावा उन्होंने राम, विष्णु, शिव और यहाँ तक रावण का कैरेक्टर भी प्ले कर चुके हैं। और आज के तेलुगु एक्टर्स को भी आप देखिए, ऋषभ शेट्टी और जूनियर एनटीआर को देखिए।
रामचरण ने अयप्पा दीक्षा जो 41 डेज का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होता है उसको भी फॉलो किया है। हाँ, इनके तो मैंने इतने सारे वो देखे हैं, मतलब रिचुअल्स और जैसे पूजा वगैरह में मैंने बहुत उसमें देखा है। और पवन कल्याण को कैसे भूल सकते हैं। I am an unapologetic Sanatani Hindu. I am an unapologetic Sanatani Hindu. RSS అనే రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘ్ సెక్యులరిజం పేరు మీద సనాతన ధర్మాన్ని చాంగొట్టింది. మస్జిదుల మీద కంట్రోల్ లేదు, కంట్రోల్లో పెట్టుకోదు ప్రభుత్వం. చర్చిల మీద కంట్రోల్ పెట్టుకోదు ప్రభుత్వం. హిందూ దేవాలయాల మీద ప్రభుత్వ నియంత్రణ ఏంటి? ప్రతి హిందువు గౌరవించాల్సింది. पवन कल्याण तो यार ऑन स्क्रीन से लेके ऑफ स्क्रीन इतने बड़े हिंदुत्व सपोर्टर हैं। फ्री टेम्पल्स मूवमेंट के भी एक बड़े हिस्से हैं ये, और इसी वजह से तमिल मूवीज जो हैं वो भले ही स्ट्रगल कर रही हो पैन इंडिया को एडवर्टाइज करने में, लेकिन तेलुगु मूवीज को ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप देखिए RRR का प्रमोशन में रामचरण, जूनियर NTR, आलिया भट्ट, राजा मौली ने हर एक स्टेट कैपिटल चले गए थे। अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोचिन, हैदराबाद हर जगह चले गए। पटना भी जाके प्रमोट करा है भाई। RRR का प्रमोशन US, जापान, दुबई में धमाकेदार तरीके से किया गया। USA में रामचरण एक टीवी शो में भी गए थे। दुबई में अपनी मूवीज को प्रमोट कर चुके हैं ये। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा तमिल मूवी स्टार है जो पटना जा रहा है अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए यार। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार ऐसे ही आप लोगों से कनेक्ट होते हो। एक साइड है जो चेकर्स खेल रहा है और दूसरा साइड है जो 4D चेस खेल रहा है भाई। नॉर्थ इंडिया में जब पुष्पा ने अच्छा परफॉर्म किया तो अल्लू अर्जुन ने खुद से नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को धन्यवाद किया जाकर। And believe me, thank you in the whole of North India. You proved we just don't love you through, digital mediums, but we will come physically to the theaters to admire you. Thank you so much for that. Thank you every distributor of mine. पुष्पा 1 के लिए अल्लू अर्जुन को नॉर्थ साइड सिनेमा अवार्ड से अवार्ड भी मिला था। This is the first time I'm ever receiving an award from the North. It makes it very special. पवन कल्याण की अपील देखिए कि वो महाराष्ट्र में जाके इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं यार। मॉरल ऑफ द स्टोरी अल्टीमेटली ये है कि तेलुगु सिनेमा जो बॉलीवुड और तमिल सिनेमा से मेन स्ट्रीम सक्सेस में आज आगे निकल रहा है, वो बेसिकली दो चीजों पर बेस्ड है। पहला, ऑडियंस को एंटरटेन करना, लेक्चर नहीं देना। तेलुगु मूवीज का मेन गोल है आज के बस ऑडियंस को एंटरटेन करना है, उनको ज्ञान नहीं फैलना, सोशल या पॉलिटिकल मैसेज उनके हलक में नहीं घुसेड़ना। और देखिए, सोशल और पॉलिटिकल मैसेज देना गलत नहीं है, बट जब आपकी सारी मूवीज में बस यही फोकस है कि लेक्चर देना है, तो ऑडियंस इवेंचुअली टर्न ऑफ हो जाती है यार। जैसे आज बॉलीवुड और तमिल मूवीज के साथ हो रहा है। तेलुगु मूवीज का फोकस क्लियर है, एंटरटेनमेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंडली, प्रो इंडिया, प्रो हिंदुस्तान। तेलुगु मूवीज जो है वो प्राउडली अपने प्रो इंडिया और प्रो हिंदुस्तान को दिखाती है पूरे देश को। उन्हें पता है कि ज्यादातर इंडियंस जो हैं वो अपने देश से नफरत नहीं करते, वो पेट्रियाटिक हैं और अपने कल्चर में बहुत प्राउड फील करते हैं। इसी वजह से ऑडियंस ऐसी मूवीज देखना चाहती है जो उनके वैल्यूज और उनके वर्ल्ड व्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो ऐसे मूवीज देखना चाहते हैं जो उनके कल्चर और देश को उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी उनके मन में अपने खुद के कल्चर के लिए है। और देखिए, एंड में बात सिंपल है, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में सक्सीड करने के लिए अगर आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझते हैं देन यू विल विन। अगर आप अपनी ऑडियंस को नहीं समझते हैं देन यू विल लूज। एंड फिलहाल द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इज द वन दैट अंडरस्टैंड्स इट्स ऑडियंस द बेस्ट। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से तेलुगु इंडस्ट्री आज बॉलीवुड और तमिल इंडस्ट्री जैसी बड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री से ज्यादा पॉपुलर नेशनली क्यों चल रही है? डू यू एग्री विद माय रीजंस या आपको लगता है कि कोई तीसरे चौथे रीजंस भी हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस, वी आर क्रिएटिंग सम वेरी कूल वॉलपेपर्स फॉर यू जो आप अपने इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग एनालिसिस। और उसमें अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बढ़िया पॉइंट रखा कि वहाँ के जो एक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, वो जाके 1-to-1 लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, वो जाके प्रमोट कर रहे हैं लोगों। और जितना आप लोगों के बीच जाओगे ना, पुष्पा 2 ऑलरेडी अगर वो नहीं भी जाते ना, पटना भी नहीं जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, फिर भी मूवी सक्सेसफुल तो होती, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं होती। क्योंकि आप जब लोगों के पास जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं एक वो फेस टू फेस कनेक्शन जब होता है तो लोग कहीं ना कहीं और वो फील कर पाते, यार ये एक्टर आया था यार, इसकी मूवी देख के आएंगे। वो होते, जैसे आप देखते होगे कि आज से नहीं 10-15 साल पीछे पे अगर आप देखोगे तो कॉलेजेस में ये बड़े से बड़े एक्टर हो गए, सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, अपनी मूवीज को प्रमोट करने जाते हैं। हाँ। कि भाई, क्योंकि उनको पता है कि
गॉड ब्लेस यू। उनको पता है कि जो ऑडियंस है, जैसे कॉलेज की ऑडियंस है, हाँ। वो बड़ी जल्दी मूवी देखने के लिए पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अरे कल ज्यादा क्लासेस नहीं है, कल ना कॉलेज के बाद मूवी देखने चलेंगे। तो उनको पता है कि इंस्टेंट ऑडियंस है उनकी है। क्योंकि मुझे याद है जब वो आई थी ना, रेडी मूवी आई थी, तब सलमान खान आया था, नोएडा मॉल में आया था। हाँ, ये फर्क पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि एक अगर आपको पैन इंडिया लेवल पर सक्सेसफुल होना है तो कहीं ना कहीं आपकी आइडियोलॉजी भी मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस से मिलनी चाहिए। एक वो फर्क पड़ता है। और मुझे लगता है कि जो अगर आप देखोगे तो इंडिया में हिंदू पॉपुलेशन बहुत है, मेजॉरिटी में। और जब आप उस सोच से मिलते हुए मूवी बनाते हो तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। उन सब से भी ऊपर मैं बात करूँ, आप देश और हर उसमें देश वाली बात, जैसे मेजर मूवी हो गई, जैसे आमरन मूवी हो गई, दोनों ही बहुत अच्छी थी। आपको ओवरऑल एक पूरा इंडिया कनेक्ट हो पाता है उन चीजों से। तो ये फर्क पड़ता है। और देखो एंड ऑफ द डे हम ऐसे कह ले कि तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, मलयालम सिनेमा, लेकिन बात ये आती है कि जब इंटरनेशनल बात आती है तो हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे काम अच्छा करो, देखो अपने आप ही अप्रिसिएशन। अल्लू अर्जुन को देख लो, भाई जेलर मूवी देख लो कितनी बड़ी लगी थी। ट्रिपल आर जो थी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो इस बारे में। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।